नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम सामान्य ज्ञान की बुक देख रहे थे। अंकित भाटी सर की जो बुक थी वो देख रहे थे। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो 11,000 जो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं तो हम देख रहे थे। देखिए, मैं जो है भारत का भूगोल करा चुका हूँ अभी 2 दिन पहले। अब स्टार्ट किया हूँ कल से जो है विश्व का भूगोल, यानी विश्व के भूगोल के जो 700-800 प्रश्न हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद यह कंबाइन कर देंगे। और देखिए, इसमें जो है मैंने स्टैटिक जीके करा दिया है, 1200 क्वेश्चन स्टैटिक जीके करा दिए हूँ। ठीक। और पॉलिटी जो है, पॉलिटी के मैंने जो है 1500 क्वेश्चन करा दिए हैं, फिजिक्स के 600 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 800 क्वेश्चन, इतने मैंने करा दिए। देखिए, मैं इसलिए बता देता हूँ कि जो लोग नए हैं वो लोग शायद ना जानते हों, इसलिए मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि इतनी चीज़ें जो है मैं करा चुका हूँ। अब हम देखते हैं आगे जो है। कल मैंने एक टॉपिक इसका कवर कराया था, मतलब एक चैप्टर तो एक था लेकिन इसमें जो टॉपिक थे वो 3 थे, सौरमंडल, अक्षांश और देशांतर। इसमें 257 क्वेश्चन मैंने कल देखे थे, लगभग 40 मिनट के आसपास वीडियो थी। तो ये चीज़ अब देखिए, यहाँ पे देखिए स्थल मंडल हम आज देखेंगे और एक टॉपिक ये भी देख लेंगे, आर्थिक भूगोल खनिज संसाधन। इसमें लगभग 30 क्वेश्चन है और इसमें लगभग 220 या 230 क्वेश्चन के आसपास है, यानी लगभग ये दोनों मिला के टॉपिक 260 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे। ठीक, तो इतना हम देख सकते हैं। उसके बाद कल जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इनमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, तो ये लगभग 250-300 क्वेश्चन होंगे, तो कल हम कवर कर लेंगे आराम से। तो आज हम देखते हैं। देखिए, इसमें जो स्थल मंडल है, इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, निर्मित स्थल, यानी इतनी चीज़ें दी है। लगभग 5 टॉपिक जो है एक ही में कवर किया गया है स्थल मंडल के अंतर्गत। ठीक, तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसमें जो है पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थोड़ा जूम कर देते हैं इसे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि पृथ्वी का बाह्यतम चट्टानी हिस्सा कौन सा होता है। तो भाई, पृथ्वी का जो बाह्यतम चट्टानी हिस्सा होता है वो स्थल मंडल होता है। कौन सा होता है? स्थल मंडल होता है। अगला है कि पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी किरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो सूर्य को जो परावैंगनी किरणों से सुरक्षित रखता है, आप सभी को पता है, इनमें से देख लीजिए 4, ओजोन है। क्या है? ओजोन, O3। अगला क्वेश्चन दिया है किस मंडल में पाई जाती है। तो समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला दिया है कि पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। तो देखिए, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, देखिए इसमें जो है पृथ्वी का, मतलब इसमें क्वेश्चन दिया है पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। तो देखिए, मतलब आंतरिक भाग से तो मैग्मा निकलता है, लेकिन इसका मुख्य स्रोत क्या पूछा है। तो मुख्य स्रोत होगा ऊपरी मेंटल। क्या होता है, जैसे देखिए ना, क्या होता है ना, को नीचे क्या होता है, क्रोड होता है जिसे कोर कहते हैं, फिर मेंटल होता है, फिर भूपर्पटी होती है। क्या होती है? भूपर्पटी। तो जहाँ से मैग्मा निकलता है, वो कह रहा है वो कहाँ से निकलता है, यानी उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊपरी मेंटल से निकलता है। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है, निकलता तो अंदर से है, लेकिन देखिए यहाँ भूपर्पटी लिखा है ना, ये ध्यान नहीं दिए, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपरी मेंटल से निकलता है। ठीक, विश्व का कौन सा पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। तो ऊपरी मेंटल है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रंध्र या सिंक होल की एक अद्भुत घटना है। तो ये कहाँ पे घटना होती है। तो ये होती है कास्ट में। कहाँ होती है? कास्ट में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये पृथ्वी का निरक्षीय समतल इसके कक्ष परिक्रमा पथ की ओर झुका हुआ नहीं हो तो कौन सी, मतलब जो है चीज़ होगी इसमें। तो ऋतुओं में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर पृथ्वी जो है झुकी हुई ना हो तो ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं नजर आएगा। समझेंगे नहीं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। तो देखिए, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय। मैंने आपको याद कराया था, ध्यान दीजिएगा, कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र हैं, ठीक, इनमें हमें मतलब बारिश, अधिकतर बारिश हुआ ही करती है। और ये जो गर्म स्थल है पूरा, ये उष्णकटिबंधीय पेटी है। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय पेटी है। इनमें सारी चीज़ें हम डिस्कस किए थे। कब डिस्कस किए थे? तो जब मैं जो है प्रेरी, जैसे अमेरिका का घास का मैदान है, तो घास का जो मैदान में ये करा रहा था, अर्जेंटीना पंपास वेल्ड, इस तरह जो बेल्ट साउथ अफ्रीका का है, तो ये सारी चीज़ें जब करा रहा था तब उसमें मैंने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा। तो देखिए, निकिल यानी नी और लोहा का एफी, तो इसे पूरा मिला के पढ़िए, क्या होता है? निफे। क्या होता है? निफे। समझ में आएगा नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए, सियाल, सीमा, निफे जो होता है ना, जैसे देखिए ऊपरी भाग क्या कहलाता है? सियाल, उसके बाद सीमा, फिर निफे।
देखिए ध्यान दीजिए, सियाल यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निफे यानी निकिल और फास्फोरस। तो सियाल, सीमा, निफे ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तत्व जो प्रचुर मात्रा में तत्व हैं इन्हीं के नाम पे रखा गया है। अगला दिया है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो देखिए भू स्थिर जो उपग्रह है वो घूमता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्थिर ऊंचाई पर, यानी स्थिर ऊंचाई पर ही वो घूमता रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भू प्रावरण अर्थ मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो अर्थ का जो ऊपरी भाग कहलाता है वो स्थलमंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं पाई जाती हैं। तो देखिए ये चीज़ अभी हमने देखा कि धातुएं हमेशा कहाँ पाई जाएंगी? तो भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? तो जो ये चक्रवात कहलाते हैं ये हरिकेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हरिकेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने का कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ये खींचने से क्या उत्पन्न होता है? ज्वार उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो देखिए जो कर्क रेखा है ना वो माली से होकर गुजरती है। कहाँ से? माली। और माली कहाँ का है? तो ये साउथ अफ्रीका का है, सॉरी अफ्रीका का है। कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का है माली। माली कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का माली देश है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा कहाँ से गुजरते हैं ये देश, और इक्वेटर। इतना आपको रटा होना चाहिए, समझे कि नहीं? इतना याद कर लीजिएगा। इसकी ट्रिक भी है, मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो याद करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि उभरे क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातली विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहते हैं? तो ये जो मानचित्र कहलाता है ये भौगोलिक मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भौगोलिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि स्थल मंडल या लिथोस्फीयर किससे बना होता है? तो देखिए जो स्थल मंडल होता है या लिथोस्फीयर होता है वो किससे बना होता है? तो वो पपड़ी यानी जो भूपृष्ठ है और सबसे ऊपरी ठोस प्रवाह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इसकी इंग्लिश सही मतलब इंग्लिश इजी होगी, लेकिन हिंदी देखिए थोड़ा कठिन दी हुई है। ठीक, तो इंग्लिश वाला ऑप्शन हम पढ़ लेंगे जब भी हमें ना समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए अगला सीडीएस और एनडीएस में क्वेश्चन आया था कि अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल। अगला दिया वर्षा का व्युत्क्रमण किससे संबंधित है? तो वर्षा का व्युत्क्रमण संबंधित पर्वतीय वर्षा से। किससे? पर्वतीय वर्षा। देखिए संवहन वर्षा जो होती है तो ये विषुवत वाले क्षेत्र में होती है। कौन किस वाले क्षेत्र में होती है? विषुवतीय क्षेत्र में होती है, जो भूमध्य रेखा के आसपास है। देखिए इसमें क्या होता है संवहन वर्षा में, जैसे ये मतलब पानी गर्म होगा यानी जल गर्म होके ऊपर उठेगा, भाप बनेगा, बादल बनेंगे, वो वर्षा कर देंगे। तो जो मतलब विषुवत रेखा के क्षेत्र के आसपास मतलब विषुवत रेखा पर जो देश होंगे वहाँ इसी तरह वर्षा होती है, वो वर्षा संवहनीय वर्षा कहलाती है। और जो पर्वत के सहारे वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा कहलाती है। कौन सी? पर्वतीय वर्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया भूप्रपट्टी की संरचना में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 47% होती है। अगला को देखिए इसका एक मैंने ऐसे ट्रिक बना लिया था OCAL, उसके बाद Fe, OCL Fe, OCL Fe। देखिए ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फास्फोरस। ये भूप्रपट्टी पर जो तत्व पाए जाते हैं वो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फास्फोरस। ओ जो है फेरिक ऑक्साइड यानी लोहा, सॉरी फास्फोरस बोल के लोहा होगा। ठीक, अगला दिया है कि आप वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो सबसे निचली सतह जो होती है ट्रोपोस्फीयर होती है, जो क्षोभ मंडल कहलाती है। देखिए यहाँ देखिए हिंदी नहीं दिया है, सब इंग्लिश में दिया ना। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, मेसोस्फीयर जो मध्य मंडल होता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना। ताप वाला मंडल है ये वाला, तो आपको याद करना पड़ेगा। अगला है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक पाए जाने वाला सघन पदार्थ वो ओसियम है। कौन सा है? ओसिमियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चियापास पठार किस देश में स्थित है? देखिए मैं एक दिन ये टाइप कर रहा था, इसमें जो है सोच रहा था। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखिए कम्युनिटी पोस्ट आप जरूर देखा करिए, और कम्युनिटी पोस्ट के साथ शॉर्ट्स, भाई शॉर्ट्स एक नंबर के रहते हैं। वो अपने हाथ से भी कुछ टाइप करता हूँ, कुछ बुक के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो डाल देता हूँ। तो वो देख लिया करिए आप, क्योंकि शॉर्ट कितने 4 सेकंड के, 5 सेकंड के, या मतलब 10 सेकंड के, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो आप देख सकते हैं आराम से, ऐसा नहीं है। आपके बहुत क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। देखिए चियापास का पठार किस देश में स्थित है?
तो ये जो देश है ना, ये मैक्सिको है। कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको पता है ना कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल सलार डी यूयोनी। अब देखिए आपका काम है कि ये मरुस्थल कहाँ है ये देखना, समझा कि नहीं। अगला क्वेश्चन ये है कि तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है अंतर पर्वतीय पठार। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्यस्थ है, यानी कौन सा स्थित है? तो काकेकस है। आप सुने होंगे काकेकस पर्वत इनके मध्य है। अगला है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए इनमें से जो है, देखिए अब देख लेते हैं चारों द्वीप कौन कौन से हैं। देखिए बोर्नियो है, मेडागास्कर है, और कौन सा है? बोर्नियो है, मेडागास्कर है, और कौन सा है? ऊपर चले, न्यू गिनी है, सुमात्रा है। तो देखिए इसमें जो न्यू गिनी है वो सबसे बड़ा दिया हुआ। अगला जो निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो विश्व का जो है सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल। कौन सा है? अटाकामा। अगला क्वेश्चन, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये भैया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसे कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, वही महान विभाजक श्रेणी है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बताने की जरूरत ही नहीं, चीन। ऊपर बैठा है चीन, नीचे है नेपाल, फिर नीचे कौन सा है? भारत। तो ये बीच में क्या है? बफर स्टेट है। क्या है? बफर स्टेट, सैंडविच की तरह दबा हुआ है। अगला है, एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? तो देखिए एशिया का दक्षिण एशिया में है पाकिस्तान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। कौन सा है? तिब्बत पठार। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो देखिए चीन की जो सीमा रेखा सबसे लंबी है वो मंगोलिया के साथ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जो जल चक्र है वो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सच भी है। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आज भी दे रहा हूँ। देखिए हमारे माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो आता है जब हम बच्चे होते हैं या जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि नदी में पानी आखिर कम क्यों नहीं होता, गंगा नदी सूखती क्यों नहीं, हमेशा पानी कहाँ से आता है, हिमालय में कितनी बर्फ़ है जो हमेशा चल रही है, मतलब कब से चल रही होगी कोई अता पता नहीं। समझेंगे नहीं? आता है ना, माइंड में क्वेश्चन आता होगा। देखो जैसे मान लीजिए ये हमारा हिमालय है, यहाँ से गंगा नदी निकल ली। मैंने बताया था कौन सा कारक है? अपादान कारक है। कौन सा है? अपादान कारक है। हिंदी में मैंने बताया था प्रैक्टिस सेट में कि गंगा नदी जो निकलती है हिमालय से तो कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अब देखिए यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी है, मान लीजिए ये पानी यहाँ पे गिरा, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा हिमालय है। ठीक। अब क्या है, गंगा जी यहाँ से निकली और बारिश, मतलब यहाँ खूब बर्फ़ जमी हुई है और ये निकल रही है। तो भाई एक टाइम आएगा तो ये तो कम होना चाहिए ना, लेकिन ये कम होने का नाम ही नहीं लेता। इसका रीज़न जानते हो क्या है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरा, बंगाल की खाड़ी में नदी, मतलब जो है गंगा जी पानी अपना विसर्जित की, उसके बाद क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी से वाष्प बनना शुरू हुई। क्या बना? सूर्य से ही तो बन रहा वाष्प। क्या बना? सूर्य से वाष्प बना। वाष्प बन के क्या हुआ? ये भाप बना। भाप बनने से उसके बाद ठंडा होने पे क्या बना? तो बादल का निर्माण हुआ। अब ये बादल जब निर्मित हुए उसके बाद ये बादल आ करके जो है यहीं पे सबसे ऊंचे जाके, देखो हिमालय पे जो वर्षा होती है वो 4400 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। तो जब भी 4400, औसतन बता रहा हूँ कि 4400 मीटर से जब भी ऊपर वर्षा होगी तो वो वर्षा पानी के रूप में न हो करके किसके रूप में होगी? बर्फ़ के रूप में होगी। तो यही जो है, जो जल है ना, यही जो बादल हमारे, ये बर्फ़ के रूप में हिमालय पे फिर वर्षा कर देंगे और फिर हिमालय पे बर्फ़ आ जाएगी। उसके बाद फिर यही प्रक्रम यहाँ चलता रहेगा और यही जो है कभी पानी ख़त्म नहीं होगा। वहीं हम अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे जो है आपको बहुत सारी नदियाँ सूखी मिलेंगी, लेकिन उत्तर भारत की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वो कभी सूखी हुई नहीं मिलेंगी। इसीलिए जो हिमालय की नदियाँ हैं वो बारहमासी नदियाँ कहलाती है या सदाबहारी नदी कहलाती है, यानी उसमें सदाबहार रहता है, हमेशा जल भरा रहता है। समझा ना? ये दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के किनारे बसा है? तो वाशिंगटन डीसी का नाम सुने होंगे, यही है। देखिए वाशिंगटन डीसी में क्या है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, आईएमएफ का मुख्यालय है। देखो अमेरिका, अब याद करने की जरूरत नहीं है भैया। देखो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये दोनों पैसे से संबंधित हैं। अमेरिका बहुत दिमाग लगाता है। अब देखो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अमेरिका जो है इतना दिमाग लगाता है, वो कहता नहीं ये दोनों भैया हमारे यहाँ रखो, बाकी चाहे जो मुख्यालय है वो सारा अपने यहाँ रख लो।
समझ में कि नहीं। तो यूरोप वालों से कहता है और सब मुख्यालय रख लो तुम, जैसे नाटो रख लो, ब्रुसेल्स में रख लो, और जितने रखना हो रख लो, लेकिन जो है ये वाले 2 पैसे वाले हम भैया रखेंगे, तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। समझ में कि नहीं। तो डब्लू ये क्या है, वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और ये कहाँ स्थित है, तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। तो धरती के जो प्राकृतिक उपग्रह है वो एक है। कौन सा है, चंद्रमा। कौन सा है, चंद्रमा। कल वाली वीडियो में बताया था ना। धरती मतलब पृथ्वी। अगला है पृथ्वी का आकार कैसा है। तो देखिए पृथ्वी का आकार जियोइड है। अगर बात करें, अगर ऑप्शन में ये मिल जाए जियोइड, तो हमें ये लगाना होता है। अब लेकिन इसमें क्या है, इसमें चपटा गोल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला दिया है कि पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा है। तो पृथ्वी के भूपर्पटी और मेंटल के बीच मोहो असंबद्धता रेखा है। देखिए यहाँ लिखा आशा तथ्य, पता नहीं क्या है, ये छोड़ो। यहाँ मतलब असंबद्धता पढ़ना है, मोह की असंबद्धता रेखा। जो हम पढ़े वो बता रहे हैं, मोह की असंबद्धता रेखा, हमें तो यही पढ़ाया गया। ठीक, मतलब वही होगा जैसे हिंदी में क्या है, मीनिंग चेंज होता रहता है, जबकि इंग्लिश में एक ही स्पेसिफिक वर्ड होता है। जैसे देखो हिंदी में लेग है, लेग मतलब सॉरी इंग्लिश में क्या है, लेग। लेग मतलब क्या होता है, टांग होता है, टांगे होती हैं। हमारे यहाँ क्या गोड़ कहते हैं। ठीक, गोड़ भी कहेंगे, टांग भी कहेंगे, पैर भी कहते हैं कि नहीं। तो मतलब देखो कितने वर्ड हो गए, 3 वर्ड होंगे। अब कन्फ्यूजन, अभी मान लो गोड़ कोई किसी को ना पता हो भारत में, टांग बहुत कम लोग जानते हो, पैर जानते हो ज़्यादा लोग, उसके बाद अगर लेग जैसे कह दोगे सब लोग जानते हैं। तो वैसे ही है कि इंग्लिश में तो एक वर्ड है लेकिन हिंदी में उसके कई मीनिंग हो जाते हैं, इसलिए इंग्लिश जो है ईजी हो जाती है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। तो इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, अंटार्कटिक प्लेट जो है लघु प्लेट नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है। तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा पठार है। तो नाम सुने होंगे कोलोरेडो का पठार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वो तत्व हमारा कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। कौन सा है, ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया ना, OCAL, Fe, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। अगला क्वेश्चन दिया है कि धरातल के भूगर्भ की होने वाली गहराई के साथ तापमान वृद्धि की समान दर क्या है। यानी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पृथ्वी के, तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो तापमान हमेशा बढ़ता है। कितना बढ़ता है, हम 32 मीटर जब जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। जो पृथ्वी का कोर है ना, अगर हम वहाँ पर पहुँच जाएँ तो हम बोतल में भर के आ सकते हैं। मतलब इतना जो है मतलब बहुत गर्म है पृथ्वी का जो कोर है। समझे कि नहीं, मतलब हम जाएंगे तो ठोस में, आएंगे लिक्विड में। समझे कि नहीं, तो ये चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। तो प्रचुर तत्व क्या है, ये सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन है। आप देखिए दूसरा पूछा ना, जो मैं तरीका बताऊँ उसे याद रखिए भैया, OCAL, ओसियाल कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ये Fe। देखिए ये तरीका है। अब देखिए ऑक्सीजन, 1-2 बार क्वेश्चन ऑक्सीजन का अभी इसी सेट में पूछा गया SSC में। और देखिए अब की बार पूछ लिया SSC जी 2018 में, ऊपरी पृष्ठ, ये ऊपरी पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, इसमें दूसरा तत्व पूछा है। तो देखिए सिलिकॉन है ना, अभी कई बार बताया हूँ कि दूसरा क्या है, सिलिकॉन। तीसरा एल्युमिनियम है। चौथा क्या है, आयरन है। समझ आए ना दोस्त, तो याद रखिएगा दोस्त। अगला दिया निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। तो किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है, ये पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्त। अगला लिखा गुटेनबर्ग असंबद्धता। देखिए यहाँ असंबद्धता दिया है जबकि वहाँ नहीं दिया था। पृथ्वी के किन 2 परतों के मध्य है। तो पृथ्वी के जो है मेंटल और कोर के मध्य कौन सी है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। और महाद्वीप का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है, यानी भूखंड जो सबसे ज़्यादा है उत्तर में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा क्या है, तो भूखंड है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा क्या है, तो जल है। समझ कि नहीं, ये क्वेश्चन कल आया था एग्जाम, मतलब कल प्रैक्टिस सेट में मिला था इसमें, तो याद रखिएगा। और देखिए सारे मान लीजिए एक तरह से प्रैक्टिस सेट ही है जो आपका चल रहा है। अब आपको देखना है कि कितनी आपकी तैयारी है, कितनी नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन ये तो करने ही चाहिए, आपको आने भी चाहिए। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए यहाँ लिखा कि कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में
पाया जाता है। अब देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, हम ऑप्शन के हिसाब से जानना पड़ेगा। मैंने आपको तरीका तो एक ही बताया है कि OCALFE, ठीक, OCALFE। अब देखिए इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ऑप्शन में है नहीं है, तो हम ये नहीं। सिलिकॉन ऑक्सीजन है ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जैसे हम एल्युमिनियम तक पहुँचेंगे देखेंगे एल्युमिनियम ये देखो बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथे पे लोहा हो जाएगा, लेकिन हमें चूज करना है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्या है, एल्युमिनियम है, वरना ऐसे पूछे तो ऑक्सीजन हमें बताना है। देखिए दोस्त एक चीज़ बताइए, आपको मैंने ये जो तरीका बताया OCALFE का, इससे कितने क्वेश्चन आपको अभी मिले प्रेजेंट में? 5 क्वेश्चन मिल गए ना। आप सोच सकते हैं कि 5 क्वेश्चन अभी हम 45 तक पहुँचे हैं, केवल मिल गए हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान दीजिए। अब ये क्वेश्चन हमें कभी भूलना नहीं, ये ट्रिक हमें लिखनी है। और देखिए मैं जो ट्रिक बताऊँ वो यार 100% लिखिए। रीज़न ये है ना, क्योंकि कभी आप एग्जाम देंगे तो आपको वहाँ से मिलेगी। भाई जो बार बार क्वेश्चन पूछता है ना, उसी की मैं ट्रिक बनाता रहता हूँ। और ट्रिक मतलब जैसे बहुत सारे बनाओ, जैसे घास के मैदान की ट्रिक, 5 मिनट में सारा घास का मैदान याद, कभी भूलेंगे नहीं। तो घास के मैदान की ट्रिक है, जो एक्ट हमारा आर्टिकल के मतलब जो होते हैं, जो हम एक्ट होते हैं, जैसे 1972 वन्य जीव अभ्यारण्य। अब तो देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य जो एक्ट है वो कब का है, 1972 का है। तो भाई हम जब बेहतर काम कर रहे हैं, अगर वन्य जीवों की रक्षा कर रहे हैं तो हम बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर से 72। तो देखिए रिलेट कर दिया हूँ, इस तरह मैंने बहुत सारी जो है चीज़ें रिलेट करके बोर्ड पे भी पढ़ाई थी। बोर्ड वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट में वो लिख लीजिए आप, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए इतना तो आप मान सकते हैं ना कि जो चीज़ दे रहा हूँ ऑथेंटिक दे रहा हूँ, तो कम से कम उसे मतलब लिख लीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन फिर नज़र आएंगे आपको। अगला दिया पृथ्वी का औसत तापमान लगभग क्या है। तो देखिए पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। तो देखिए अधिकतम भार होता है जो पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे अधिक भार होता है, और पृथ्वी के जो केंद्र में है, या पृथ्वी के केंद्र में मतलब पृथ्वी के केंद्र या विषुवत रेखा पर सबसे कम भार होता है। कब होता, सबसे कम भार होता है। आप देखिए इसे याद कैसे करेंगे कि यार सबसे अधिक जो है ध्रुव पर होता है और सबसे जो है कम विषुवत रेखा पर होता है। देखिए अधिक में ही आपको अधिकतम भार, तो देखिए अधिकतम भार जब भी पूछे तो हम कर देंगे आधा, क्या कर देंगे, आधा। देखिए एक तरीका बता, आधा, इसकी ट्रिक आधा है, क्या है, आधा। धा से ध्रुव, धा से ध्रुव, आ से अत्यधिक, आ से अधिकतम, यानी ध्रुव पर क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो भैया जब ध्रुव पर अधिकतम होगा तो विषुवत रेखा पर ऑटोमेटिक न्यूनतम हो जाएगा। समझ रहे हैं। देखिए ये हल्का हल्का ट्रिक है, मतलब ट्रिक इसे हम नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिलेट करना। यानी ये हमारा माइंड सेट था, मैंने अपने हिसाब से रिलेट कर लिया, अब हमें जीव मतलब हमेशा याद हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि केंद्र पृथ्वी के कोर या केंद्रीय भाग को किस और नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग को कहते हैं बेरिस्फीयर या गुरुमंडल। अभी ऊपर हम देखें क्वेश्चन ये पूछा गया, देखिए बस यहाँ लैंग्वेज चेंज करके 2021 में पूछ लिया। समझ आए ना। तो याद रखिए क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत है क्रस्ट। अगला है क्वेश्चन कि अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी होती है। तो अधिकांश जो भूपर्पटी होती है वो आग्नेय सेल से बनी होती है। आग्नेय सेल, देखिए आग्नेय सेल का मतलब होता है जो गर्म रहती है सेल, मतलब जब मैग्मा पिघलता है उसके बाद जो सेल बनती है वो आग्नेय सेल कहलाती है। समझे। मैग्मा जैसे देखो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ रूप होता है, देखिए ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ऐसे बता रहा हूँ मतलब समझने के लिए, ये इस तरह छोड़िए, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक। इसमें जो है मेंटल में क्या होता है, मैग्मा होता है। देखिए मैग्मा होता क्या है जानते हो, एक बार मैंने डिफिनीशन याद की 2019 में, और उसके बाद आज तक वो डिफिनीशन मतलब माइंड में एकदम सेट है कि कोई पूछे मैग्मा क्या है, लावा क्या है, चट्टान क्या है, तो ये सारी चीज़ें। देखो यहाँ क्या है, आपको पता है कि पृथ्वी क्या है, एक प्रकार से चट्टान है। तो पृथ्वी का चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप क्या कहलाता, तो मैग्मा कहलाता। और यही मैग्मा जब बाहर आता है, और बाहर आने के बाद जब ये मैग्मा ठंडा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये तो है चट्टान ही ना, मैग्मा क्या है, चट्टान। जब ठंडा होगा तब भी तो चट्टान बनाएगा। तो ठंडा होने के बाद ये क्या कहलाएगा, लावा। और लावा से के बाद, लावा के बाद जो चट्टान बनती है वही अग्नि चट्टान कहलाती है। समझ आया कि नहीं। अग्नि, अग्नि देखिए अग्नि, अग्नि शब्द इसमें छुपा हुआ है, अग्नि में अग्नि शब्द छुपा है, यानी अग्नि का मतलब कहने का है कि पृथ्वी के अंदर से ये निकल रहा है, तो ये मतलब गर्म होगा। समझे कि नहीं। तो ये थोड़ा मतलब लॉजिक लगाइएगा। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज जान गए हैं आप, तो थोड़ा आप और बढ़ते हैं आगे। अगला है कि इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार आता है।
अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान 5वां भाग जो है रेगिस्तान है। अगला दिया है कि मोहों की असममितता रेखा पूछा है। ये यहाँ पे देख रहे हो नौटंकी किए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा। तो देखो मोहों की असममितता रेखा अभी हम ऊपर देखें कि परपटी जो है वो मेंटल, यानी जो ऊपर की सतह है परपटी और नीचे उसके बाद मेंटल जो है, इन दोनों के बीच कौन सा है। तो मोहों की असममितता रेखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ पर जल और वायु मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। अगला है पृथ्वी की सतह के सबसे करीब वायुमंडल की परत कौन सी है। तो क्षोभ मंडल है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सी है, क्षोभ मंडल है। जितनी हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी कहाँ होती, क्षोभ मंडल में होती। कहाँ होती, क्षोभ मंडल में। अगला है कि उस गहरी और सक्रिय घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो कैनियन कहलाता है। क्या कहलाता है, कैनियन। अगला को दिया है कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है क्या कहलाता है। वो कहलाता है फोर्ड। क्या कहलाता है, फोर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए युवा अवस्था में नदी अपरदन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये अक्षर है गौर्ज है। क्या है, गौर्ज। देखिए दोस्त, जब मैं अपने मतलब कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ा हूँ वहाँ मतलब मैंने पढ़ाया भी है, तो मैं जब अभी भी जाता हूँ तो मैं ये ज़रूर बताता हूँ कि नदियों की जो है 3 अवस्था है। मुख्यतः तो 3 अवस्था है, लेकिन लास्ट में एक चौथी अवस्था भी आती है। तो मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे देखिए, जब आप जवान होते हैं तो आप जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक। जब नदी शुरू में जवान होगी तो देखिए नदी का एग्जाम्पल नहीं, हम खुद का एग्जाम्पल देते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए जैसे हम जवान हैं, ठीक। आज हमारी एज मान लीजिए 23 साल है, 23 है, 24 चल रही है। तो अगर मतलब हम जवान हैं तो क्या होगा कि हमारे रास्ते में अगर कभी मान लीजिए हमारा चौड़ा रास्ता है, हमारे रास्ते में यहाँ ईंट पड़ा होगा, कोई ईंट पड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे पैर से मार के वो अलग कर देंगे। यानी हम इसे हटा देंगे, अपने रास्ते से हटा देंगे कि नहीं। क्यों, क्योंकि हम जवान हैं। लेकिन वही पापा की एज के लोग होंगे, तो पापा की एज के लोग होंगे तो क्या करेंगे पता है, बगल से थोड़ा निकल जाएंगे। मतलब इसे हटाएंगे नहीं ज़्यादा, इसे हल्का फुल्का हटा दिए तो हटा दिए, नहीं निकल जाएंगे। यानी अब देखिए हम जवान थे, जवान से हल्का सा बूढ़े हुए, 40 साल में पहुँचे, तो हम इससे मतलब हटा नहीं रहे, पैर मार नहीं रहे, बगल धीरे से सहारा कर दे रहे, थोड़ा सा साइड हो जाएगा। समझे कि नहीं। अब जब हमारे जैसे मान लीजिए हम बूढ़े हो गए, एकदम 70 साल 80 साल के हो गए, तो हम मतलब बाबा बन गए या दादा बन गए। अब जो है हुआ क्या, जैसे हमारे रास्ते में कुछ आएगा तो हम क्या करेंगे, इसे मतलब हम हटाएंगे नहीं, मतलब घूम के निकल जाएंगे इसके। आप देखिए यही कॉन्सेप्ट क्या किस में नज़र आता है, तो नदियों में नज़र आता है। नदियाँ जब हिमालय से निकलती तो एकदम जवान होती हैं। तो उत्तराखंड में आप जब जाएंगे तो देखेंगे, मतलब मैं तो गया हूँ, तो जब भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि नदियाँ वहाँ जो है काट छाट मचाए रहती हैं, यानी बड़े बड़े पत्थर को काट चली जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो जवान है, तो उनके रास्ते में जो आएगा वो काट के फेंक देगा। जैसे आप देखेंगे शिवकिला दर्रे से कौन सी नदी निकलती, तो जो है सतलज नदी। तो वो क्या हुआ, वो काट दिया है, मतलब सिंधु गॉर्ज बनाती है नदी, मतलब हिमालय को काट देती है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, नदियाँ जो है उनके सामने जो आएगा वो काट देंगी। कब कब, जब जवान रहेंगे। तो देखिए हिमालय की नदियाँ ही तो काटेंगी, क्योंकि वहीं से निकलती तो वो जवान है। लेकिन मैदान में जब वो आती हैं तो आप खुद ही देखे होंगे कि जब वो मैदान में नदी प्रवेश करती है तो देखेंगे ज़्यादा काट छाट नहीं मचाएगी, आराम से इस तरह होते हुए आराम से बहेगी। वही देखिए हम जब आप वहाँ गए जाएंगे, कभी इलाहाबाद जाएँ या मतलब रायबरेली होते हुए इलाहाबाद आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप देखेंगे नदी मतलब स्मूथली बहती रहती है, ऐसे मतलब ज़्यादा कोई काट छाट का कोई मायना नहीं। समझे कि नहीं, ऐसे बहती रहती है। लेकिन जब वो गंगा में मतलब बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली होगी, तो वो नदी क्या होगी, मतलब इस तो बहुत फैल जाएगी, इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। तो वो मतलब वो दादा की अवस्था में आ गई। समझ नहीं, इलाहाबाद में या मतलब और थोड़ा सा पहले ले लो शहर, जैसे मतलब ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कैसी नदी है, तो जैसे पापा वाली अवस्था में है, ठीक, मध्यावस्था हो जाएगी। सबसे युवा अवस्था कहाँ है, तो हिमालय में रहेगा, उसका उत्तराखंड वाले क्षेत्र में रहेगा जहाँ से निकलती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में दादा वाला स्थिति आ जाएगी, बाबा वाला, यानी बहुत ज़्यादा लहरें आएगी। लेकिन नदी एक अवस्था तब आएगी जब जैसे नदी बह रही, मान लीजिए ये बह रही है दादा वाली अवस्था में, लेकिन नदी के सामने एक बहुत सकरा क्षेत्र आ गया। अब बहुत सकरा क्षेत्र है, मतलब कोई पहाड़ आ गया, बहुत सकरा क्षेत्र है, नदी गिरना चाहती, तो नदी देखेंगे वो स्पीड पहली वाली पकड़ लेगी। यानी ये पानी अब ज़्यादा हो जाएगा ना फ्लो, तो उसका सकरा मुँह हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा स्पीड से नदी बहेगी। समझे कि नहीं। तो वो फिर लास्ट में चौथी अवस्था फिर बन जाती है वैसी, उसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था।
सॉरी प्रौढ़ावस्था नवोढ़ावस्था कहते हैं शायद, तो वो चीज़ होती है। देखिए मैं समझाने के लिए बता दूँ, थोड़ा तो आपको समझ में आया होगा ना। जैसे अभी सामने होता बोर्ड के तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता, मतलब अपने पैर चलाता, सारी चीज़ें बताता तो ज़्यादा समझ आता, लेकिन फिर भी कोशिश किया हूँ समझाने की। तो देखिए ये चीज़ समझ में आया ना। तो अब देखिए युवावस्था में क्या बनेगा, बड़े बड़े गौर्ज का निर्माण करेगा। क्या करेगा, गौर्ज का निर्माण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। तो इनमें से कौन सा भूमिगत जल प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, ये फ्योर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है कि एक स्थल मंडलीय स्थर्मस क्या है। तो ये क्या चीज़ दिया हुआ है, तो देखिए ये है दो जल निकायों को अलग करने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्त देखिए अब तो मतलब जो एक भाई है मेरा बहुत ज़्यादा नौटंकी किया रहता है कि कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। यार भाई कॉपी पेस्ट की बात नहीं है। देखिए मैं गुस्सा नहीं होता हूँ किसी से भी, और ना मुझे किसी से दुश्मनी है। देखिए मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, इतने दिन से लगा हूँ। अब तक और कोई होता छोड़ देता चैनल। पेशेंस भी है तो पेशेंस रखो ना। लेकिन अब देखिए बात ये नहीं, जैसे मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन अपने में नहीं पढ़ा है या मैंने ट्रिक नहीं। भाई मैं कहता हूँ ना, तो मैंने क्या किया है, मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं जानता हूँ, मेरी जाके वीडियो पर्सनल देखिए, जो बोर्ड पे पढ़ा है वो देखिए, वो तो मेरे हाथ का है, वो मेरा कंटेंट है, वो मैं लिखा हूँ, मैं समझाया हूँ। आप खुद ही सोचिए, इसमें बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इसलिए मैं करा देता हूँ, क्योंकि लोग क्या है, जैसे बुक रहती है तो लोग जानते हैं कि चलो अच्छा इसमें दिया, और 11,000 क्वेश्चन क्या है एक जगह है, कंबाइन है तो करा देता हूँ। बाकी मतलब ये मैं थोड़ा, अब जी भाई जो टीचर ठीक है, मैं किसी की अगर बुराई किया हूँ कभी या कुछ किया हूँ तो बताओ भाई। सबसे मैं पढ़ा हूँ तो कैसे बुराई करूँ, सबसे पढ़ा हूँ, सबका कंटेंट इंक्लूड करता हूँ, मैं अपना जो सोचता हूँ वो भी इंक्लूड करता हूँ, तब जाके बढ़िया बताता हूँ। समझे कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो मतलब फर्जी की बात नहीं करना चाहिए। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है। तो वो क्या चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं विसर्ग। देखिए मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती तो वो मोरदार मार्ग में बहने लगती, विसर्ग इस तरह करने नहीं लगती है नदी मैदानी भाग में, देखे होंगे आप। तो ये विसर्ग का रूप ले लेती है। अगला है चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी होती है। तो नदी में क्या होता है, जब नदी बहुत कम ढलान पर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है नदी की तरौड़ा अवस्था कौन सी प्रक्रिया है। देखिए ये अवस्था मैंने अभी बताया है, बशर्ते कि वहाँ मैंने मतलब वो चीज़ नहीं डिस्कस की जो मतलब मुझे बता देना चाहिए कि युवा अवस्था, तरौड़ा अवस्था, ये सारी चीज़ें। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन आराम से। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, घाटी को गहरा करना, तरौड़ा अवस्था यानी युवा अवस्था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े और नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं तटबंध। देखिए जो मैं एग्जांपल देता हूँ, जो मैं तरीका बताता हूँ, वो पर्सनल लाइफ से थोड़ा रहता है ना, तो आप हमेशा के लिए याद रहता है आपको। जैसे मैंने उस दिन अपक्षय अपर्दन निक्षेपण बताया, तो मैंने टॉफ़ी का एग्जांपल लिया था कि एक टॉफ़ी जब हम खाते हैं तो उसे अपनी ही जगह अगर कूच देंगे, दांत में रख लेंगे, तो वो अपक्षय हो जाएगा। टॉफ़ी जो है थोड़ा जब पेट मतलब जैसे देखिए ये माउथ है हमारा, माउथ में टॉफ़ी को हम कूचेंगे, काटेंगे, कुछ भी करें, अगर मुंह में टॉफ़ी है तो क्या है, अपक्षय अपर्दन है, मतलब अपक्षय है। यानी हम अगर टॉफ़ी को मतलब तोड़ें अपने दांतों से तो वो क्या है, अपक्षय है। लेकिन वो टॉफ़ी जो है बह करके मतलब जो है नीचे आ करके वो पेट तक आएगी, तो जो ये आ रही है अपर्दन कहलाएगा। यानी ये जो ये वाली क्रिया है ये अपर्दन है, ये क्या है, ये अपक्षय है। यानी किसी भी चट्टान का अपनी ही जगह टूटना फूटना क्या कहलाएगा, अपक्षय। लेकिन वो चट्टान टूट फूट के आगे बढ़ती है तो वो अपर्दन कहलाएगा। और जो एक जगह वो रखी जाती है तो ये क्या है, निक्षेपण। देखिए बिल्कुल सिंपल भाषा में है, अपक्षय अपर्दन निक्षेपण। तो देखिए जब टॉफ़ी हम यहाँ कूटे, तोड़े कूटे माउथ में अपने, तो क्या कहलाया, अपक्षय। उसके बाद जब ये आगे बढ़ी टॉफ़ी तो ये क्या कहलाए, वो अपर्दन। लेकिन जब ये जाके पेट में हमारे एक जगह रख गई तो ये क्या कहलाए, निक्षेपण। समझे कि नहीं। ये देखिए पर्सनल मेला है, कोई आज तक नहीं पढ़ा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है कि आप कैसे सोच रहे हैं कोई चीज़ कि लंबे समय तक। मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं कॉलेज जाता हूँ अपने, तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसे याद रहता है। मतलब बच्चों को कितने आसान भाषा में समझाना, ये चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक। तो वो चीज़ है। अगला देखिए लिखा है कि आपको भी याद होगा, आज तो आप बहुत कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। अगला दिया है बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े और नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं। तो देखिए ये कहता है तटबंध, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियाँ लंबवत मिले वह क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है जाली या फंकरी। अगला क्वेश्चन दिया द्वाब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि द्वाब। देखिए जैसे पंजाब, तो पंजाब 5 नदियों के बीच की दूर भूमि है, कौन सी, सिंधु सतलज, सिंधु झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज। समझे ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला दिया उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी के विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे
चली जाती है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है विभ्रंश घाटी। अगला क्वेश्चन दिया है कि मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के रूपांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है प्रक्षालन। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिन झीलों के जल में ह्यूमिक अम्ल या धैर्णिक अम्ल का भारी मात्रा में समकेंद्रीकरण होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं दुष्पोषण झील। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया विसर्पण किसके द्वारा निर्मित, देखिए विसर्पण भैया इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, विसर्पण यानी सांप की तरह कौन चलता है, इनमें से ग्लेशियर चलेगा, हवा चलेगी, ये तो नदी चलती है, अभी ऊपर मैंने बताया ना, यानी बाबा की जब स्थिति आएगी तो विसर्पण करेगी नदी। अगला नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है, तो नदी मार्ग सोपानी प्रोफाइल स्रोत से मुहाने का निर्बाध वक्र। अगला है नापे किसका एक प्रकार है, तो वलित संरचना का। दोस्तों देखिए हम अभी बहुत दूर हैं, 72 ही क्वेश्चन हुए हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक। अगला दिया सुंडा जलमार्ग किनके बीच में स्थित है, तो जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा स्थित है। अगला है निलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है, तो निलंबी घाटी जो है हिमनद के द्वारा बनती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की परपटी या पपड़ी का आधा भाग बना है, तो किससे बना है, फेल्ड स्पर्श से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, अभी बताया कि पिघला हुआ यानी चट्टानों का पिघला हुआ रूप जहाँ आ जाए वो मैग्मा हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो इनमें से जो रूपांतरित चट्टान नहीं वो डायोराइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं, बाकी रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है, मार्बल है, हैलाइट है, सेल है, ग्रेनाइट है। तो देखिए जो ग्रेनाइट होता है ना, एक आग्नेय चट्टान का एक जो है प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये होता है धौलागिरी। कौन सा है, धौलागिरी को श्वेत पर्वत भी कहते हैं। देखिए जानते हो शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए हम 100 क्वेश्चन कराएं, उसमें आपको 60 क्वेश्चन पता है, 40 नहीं पता, तो शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि हम जैसे लिख लें श्वेत पर्वत, उसके आगे हम क्या लिख लें, श्वेत पर्वत, आगे लिख दे धौलाधर, ये हो गया हमारा शॉर्ट नोट। जब भी हम देखेंगे तो श्वेत पर्वत धौलाधर को कहते हैं। ये मतलब तरीका होता है शॉर्ट नोट में। देखिए मेरे पास 2 कॉपी हैं, मतलब रफ ही बनाया हूँ, 2 कॉपी है, उसमें मतलब वो कतई जहर लिख लिया हूँ सबसे ऊपर, तो वो मेरा शॉर्ट्स नोट है। उसमें क्या है कि मतलब मैं ही समझ पाऊंगा कोई भी चीज़, जैसे ज्वालामुखी नया, जैसे पैराकुटिन, तो पैराकुटिन ज्वालामुखी कहाँ का है, तो ये मेरा तरीका है। जैसे देखिए पैराकुटिन ज्वालामुखी आया तो पैराकुटिन यानी पैर से कुटिन, तो पैर से किसने कूटा था बचपन में, अगर जिसने बचपन में माँ की मार नहीं खाई तो उसने ज़िंदगी क्या ही जिया। देखो पैराकुटिन यानी पैर कुटिन, पैर से कुटिन, तो पैर से कौन कूटेगा, माँ, माँ से मैक्सिको, तो पैराकुटिन ज्वालामुखी कहाँ होगा, मैक्सिको हो गया। जैसे रैनियर ज्वालामुखी है, देखिए ये ऐसे ही लिख लेता हूँ छोटा छोटा, जैसे रैनियर तो रनर, इसमें देखिए रैनियर में रनर आ रहा है ना, तो रनर यानी विश्व में सबसे तेज कौन दौड़ना चाहता है, अमेरिका, तो रनर कहाँ, रैनियर कहाँ का होगा, यूएसए का हो जाए, समझे ना। तो ऐसे दोस्त याद करना है, याद कर लीजिएगा। अगला दिया है कि क्वार्टजाइट प्रकार का एक सेल होता है, तो क्वार्टजाइट कैसा होता है, रूपांतरित होता है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है, तो अवसादी चट्टानों का प्रकार है सेल। अगला क्वेश्चन दिया है कि पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आग्नेय चट्टान। कौन सी होती है, आग्नेय चट्टान। अगला दिया हुआ कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो देखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, तो संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है गॉर्डन ऑस्टिन। अगला दिया किसी चट्टान में नतवलन या डाउनफॉल्ड को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अभिन्नति। क्या कहा जाता है, अभिन्नति। अगला निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक रूप में बनी है, तो वो सैल है। कौन सी है, सैल। अगला क्वेश्चन दिया अल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, तो अल्प्स यूरोप में स्थित है। कहाँ, यूरोप में। अगला क्वेश्चन दिया संगमरमर चट्टानों के किस श्रेणी में आता है, तो संगमरमर जो आता है कायांतित चट्टानों में आता है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है, तो ये जो पर्वत श्रृंखला है हमारी ये यूराल पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है, तो ये देखिए उदाहरण किसका है, ये है आग्नेय चट्टान का। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज है। देखिए भैया मैंने एक चीज़ आपको याद कराई थी, इसकी ट्रिक मैंने बताया था कि मतलब जो हमारे वलित पर्वत है इनकी ट्रिक है यू आर आ हिमालय। क्या है, यू आर आ हिमालय। देखिए इसमें 4 आपको जो है वलित पर्वत के एग्जाम्पल मिल जाएंगे और ये भी मिल जाएगी कि कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है, अभी बता दे रहा हूँ। देखो
यू से यूराल हो जाएगा, आर से राकीज हो जाएगा, ए से एंडीज हो जाएगा, फिर हिमालय तो है ही है मान लीजिए। तो देखिए यूराल, रॉकी, एंडीज और हिमालय। हिमालय कहाँ है तो एशिया में है। एंडीज कहाँ है तो एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है दक्षिणी अमेरिका, जो ब्राज़ील वाला, जहाँ ब्राज़ील जिस देश में है, 13 देश है इसमें, इक्वाडोर, कोलंबिया, मतलब वेनेजुएला, फिर गुआना, फ्रेंच गुआना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ये सारे देश जिसमें दिए हुए हैं। ठीक, उसके बाद रॉकी कहाँ है, रॉकी है उत्तरी अमेरिका में, जहाँ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको ये वाले देश आते हैं। यूराल, यूराल पर्वत तो अभी मैंने पढ़ा है यूरोप में ही है। ठीक, देखिए ये कहाँ एशिया में है, ये यूरोप में है, ये उत्तरी अमेरिका में है, ये दक्षिणी अमेरिका में है। अब देखिए सबसे बड़ा जानते हो कौन सा, एंडीज है। कितना है तो ये 7200 किलोमीटर लंबी है लगभग श्रृंखला। उसके बाद 4800, 24 घटा दो, 24 का हिसाब लेकर चलो, फिर 72 से हम 24 घटाए तो कितना आ जाएगा, 2400 ये आ जाएगा। रॉकी दूसरे पे आ जाएगा, फिर हिमालय जो है 2400 किलोमीटर हिमालय है। तो देखिए 24 दूना 48 दिया 72, समझ कि नहीं। तो 24 हिमालय है, उसके बाद रॉकी जो है 48 है, फिर 7200 किलोमीटर लगभग की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये एंडीज हो जाएगा। दोस्त समझ में है ना, ये नोट कर लीजिएगा, जितनी ट्रिक बताऊँ सारी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, मेहनत ताकि बेकार ना जाए हमारी। अगला, कायांतिक चट्टानों में क्या परिवर्तित होता है तो कायांतिक चट्टानों में जो है संरचना और गठन जो है दोनों परिवर्तित होता है। दोस्तों देखिए अगर मेहनत कर समझ में आ रही ना तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा मतलब सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत दिन से लगा भी हूँ तो थोड़ा सा फल मतलब मिलना चाहिए ना। अगला दिया आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है, तो देखिए ये कौन सा है, मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन दिया है तनाव के कारण भूपर्पटी पर बनने वाले पर्वत को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ब्लॉक या भ्रंश पर्वत। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है, तो देखिए वो जैव शैल है कोयला। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से विसर्पों का निर्माण किसकी क्रिया से होता है, तो विसर्पों का निर्माण होता है बहता हुआ जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है किस हिमालय की चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा नेपाल में कहते हैं ना। अगला दिया देखिए नेपाल तिब्बत में कहते हैं शायद, नहीं नेपाल ही में कहते हैं, ये तिब्बत में तो कुछ और कहते हैं शायद। अगला दिया कौन सी चट्टानें शैल या प्राणियों के खोल, कवच और अस्थि कंकाल से बनती हैं, तो ये बनती चूना पत्थर या लाइमस्टोन। अगला दिया बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है, तो देखिए बेसाल्टी लावा जो पाया जाता है वो दक्कन ट्रैप में, कहाँ, दक्कन ट्रैप में। अगला क्वेश्चन दिया शैल का कायांतरण निम्न में से किस शैल में होता है, तो यह होता है स्लेट। अगला क्वेश्चन दिया है कि मार्बल किसका कायांतरित रूप है, तो मार्बल किसका है, चूना पत्थर का है। अगला है डोलामाइट है, तो डोलामाइट अवसादी चट्टान है या अवसादी शैल है। अगला निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा, देखते हैं ऊपर, अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो किसने प्रस्तुत की थी, ये किए थे जे हटन। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो ये ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ग्रेनाइट चट्टान अग्नेय चट्टान है, कैसी है, अग्नेय है, तो अग्नेय में कोई जीवाश्म नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं। अगला दिया है कि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं, तो ये कौन सी शैलें, अवसादी है। अगला दिया है निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल कौन सी है, तो आग्नेय है, कौन सी है, आग्नेय प्राथमिक शैल है। अगला किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म जो है अवसादी में पाए जाते हैं। अगला दिया है देखिए एक होता आग्नेय, फिर अवसादी, फिर कायांतरित, 3 चट्टानें होती हैं। अगला है कि दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन सा एक नहीं है, तो इनमें से जो नाइस है ना ये नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न नदी डेल्टा में कौन सा एक पक्षी पंजीदार डेल्टा, ये यूपी पीसीएस 2000 शायद 20-21 में पूछा गया था, जहाँ तक मुझे याद, मैं कोचिंग कर रहा था इलाहाबाद में, उसमें कराया गया था। तो मतलब बताए थे, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे उस समय जब पढ़ा रहे थे तो लगभग 20 क्वेश्चन मतलब पीसीएस के मतलब आए थे शायद जियोग्राफी में, तो उसमें से हम लोगों के लगभग 15 क्वेश्चन सही थे, मतलब सर पूछे थे, तो 15 के आसपास हम लोग कर लिए थे। तो वही था मतलब जैसे 109 क्वेश्चन मतलब पक्षी पंजीदार डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी का नाम सुने होंगे, कहाँ सुने होंगे, तो ये अमेरिका की नदी है। ठीक, अगला दिया शैल या शैल का मतलब जानते हो क्या होता है, चट्टान के कायांतरित या रूपांतरण से बनने वाली शैल कौन सी है, तो ये बनने वाली शैल है स्लेट। अगला क्वेश्चन दिया है कि पेट्रोलॉजी किसका संबंध, देखो पेट्रोलॉजी शैलों से संबंधित, किससे, शैलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है लोपोलिथ। क्या कहलाता है, लोपोलिथ। देखिए ये मैग्मा के प्रकार हैं, जैसे पृथ्वी के अंदर की बात कर रहा है कि मतलब मैग्मा के हैं, जब आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना तब आपको ये समझ में आएगा, कभी हम भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे तो आप जानते ही हैं कैसे पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, आएगा टाइम वो ना। अगला दिया है अत्यधिक गहरी परत में जमने वाला मैग्मा को क्या कहते हैं, बाइथोलिथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा है? फ्यूजियामा है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण। अगला, ये जापान में फ्यूजियामा। अगला दिया, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वो किस देश में है? तो एटना इटली में। एटना इटली, एटना इटली। अगला दिया, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए हमें इसमें कौन सा सही नहीं, तो हमें तो पहले नहीं लग रहा है। इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है, यही गलत है, बाकी सारे सही पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये कॉल्डेरा है। कौन सा? कॉल्डेरा ज्वालामुखी है। अगला दिया, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध मानते हैं? तो भैया बताने की क्या जरूरत, प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी है। देखिए देखिए मैं बताऊँ कहाँ है, तो इक्वाडोर में। याद करने का तरीका देखो भाई, देखिए लॉजिक समझिए आप कैसे याद किया जाता है। देखो कोटोपैक्सी यानी पेप्सी, ये क्या है? पेप्सी। इसमें क्या लिखा है? पेप्सी। वर्तमान में भी एक गर्मी का सीजन है, पेप्सी लोग पीते हैं। तो देखिए कोटोपैक्सी यानी पेप्सी। पेप्सी हमेशा हमारे डोर पे तैयार रहती है, यानी हमें जैसे पीने का मन करता तुरंत जाते हैं अपने डोर पे, वहाँ तैयार बैठी। तो डोर से इक्वाडोर, डोर से इक्वाडोर, कोटोपैक्सी यानी पेप्सी। तो डोर पे हमारी क्या रहती? पेप्सी। तो डोर से इक्वाडोर, पेप्सी से पैक्सी यानी कोटोपैक्सी। समझे ना? आगे बढ़ते। अगला, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं? तो ज्वालामुखी विस्फोट सबसे ज़्यादा परिप्रशांत महासागर में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा माना जाता है अपनी मात्रा और पदचिह्न की दृष्टि से? तो सबसे बड़ा है तामू मैसिफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ज्वालामुखी पर्वतमाला समानता कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, हम देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं ना, अभी 100 क्वेश्चन से ज़्यादा करने हैं। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर या लाइट हाउस कहते हैं? तो देखिए ये क्या कहलाता है? ये सिसिली का स्ट्राम्बोली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लाइट हाउस। देखिए रीजन ये है कि हमेशा इसमें उद्गार होता रहता है, तो भूमध्य सागर में क्या होता है? रोशनी बनी रहती है, इसलिए इसे लाइट हाउस कहते हैं भूमध्य सागर का। अगला क्वेश्चन दिया, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो ये पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में। अगला है, अपनत या एंटीक्लाइन और अभिनत यानी सिंक्लाइन साधारणतः कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए ये वलित पर्वत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ? वलित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो जलवाष्प होती है भैया। क्या होगी? जलवाष्प। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगी। याद रखिएगा ये चीज़। अगला दिया, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए इनमें से सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है पीलियन तुल्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विवर्तनिका आपदा का एक उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? ज्वालामुखी उद्गार। दोस्तों पता, जैसे मान लीजिए हम ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए 20 ज्वालामुखी, अगर उसमें से हमें ट्रिक से 10 पता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और आने वाले क्वेश्चन कोई भी होगा हम आराम से तुक्का भी मारेंगे तो सही निकल जाएगा, तरीका भी हमें पता। तो हमेशा ये मैं नहीं कहता हूँ कि कोई चीज़ अगर 100 दिया है तो 100 में 100 रट लो, नहीं, उसमें लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हमें पता हो, चाहे वो तरीका चाहे जैसा हो, हम रिलेट करके याद करें, ट्रिक से याद करें, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाता है, दूसरों से अलग करेगा, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बना रहेगा जब पेपर आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको याद रखना होगा, ठीक। अगला दिया है कि विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे शांत ज्वालामुखी एकांका गुहा। अगला क्वेश्चन दिया है, मोना लोवा ज्वालामुखी एक सक्रिय है, कहाँ है? तो ये हवाई द्वीप। मोना हमेशा जो है हवाई बातें करती है। कैसी बातें करती है? हवाई बातें करती है। वो कहाँ रहती है? तो किला में रहती है। कहाँ रहती है? किला। तो किलाई ज्वालामुखी कहाँ है? ये भी हवाई में है। मोना हमेशा हवाई में बात करेगी। मोना कैसी बात करेगी? हवाई में, कि हम किला में रहते हैं भैया, बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ किला है, हम बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं। तो भैया किलाई वो मोना लोहा कहाँ है? हवाई। ठीक, समझ आया ना दोस्त। देखिए मैं आज बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ, आपको तरीका समझ में आया होगा। तो कमेंट जरूर करके बताइए कि कैसा लगा, क्योंकि इतनी मेहनत करते हो तो कमेंट और लाइक कर दिया करिए, ठीक, उससे मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो कर दिया करिए प्लीज़। और देखिए 1.5 पे करके आप देख लीजिएगा, अगर वीडियो लंबी लगेगी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला दिया, ओल्ड फेथफुल है। तो ये क्या है ओल्ड फेथफुल? यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक ओशरोत या गीजर है। अगला क्वेश्चन दिया, कॉल्डेरा का संबंध किससे है? तो कॉल्डेरा का जो संबंध है वो ज्वालामुखी से है, ठीक। देखिए जो मतलब छोटा सा होगा, मतलब जब ज्वालामुखी उद्गार होता है जहाँ से, तो वो जो छोटा सा होगा ना, ये होता है हमारा बेसिन, मतलब वो कहलाता है बेसिन, कह रहा हूँ इसका अच्छा नाम है, मतलब हाँ यही जो मतलब ये इसका जो बड़ा रूप होता है वो कॉल्डेरा कहलाता है, और इसका छोटा रूप मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ, मतलब चलो बता देंगे आगे याद आएगा तो, लेकिन मतलब जो है कॉल्डेरा बताएंगे किसी दिन, चलो फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
माइंड मतलब ये तो पता है कि इसका बड़ा रूप है, अब लेकिन ये नहीं पता है जैसे जो जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, वहाँ पे मतलब क्या होता है कि मतलब एक इस तरह का मतलब होल टाइप का बना रहता है, तो उसी का जो बड़ा रूप होता है वो कॉल्डेरा कहलाता है। इसकी परिभाषा होती है लेकिन माइंड में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दिया पिडमांट मैदान द्वारा बने होते, तो किससे बने? नदी से। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कॉल्डेरा। हाँ, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार यानी मुख का विस्तार जब अधिक हो जाएगा तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। अगला दिया निम्नलिखित भूकंप तरंगों में से कौन सबसे पहले भूकंपीय यंत्र पर अंकित है, तो ये कौन सा है? पी। कौन सा है? पी, प्राइमरी। अगला दिया निम्नलिखित में से युग्म में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से जो है इरेबस जो है ये अलास्का में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए मौना लॉ ये कहाँ है, तो हवाई पे अभी बताया। कोटापैक्सी डोर पे पेप्सी रहती, विसुवियस इटली, तो इरेबस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है भूकंप के दौरान कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होंगी। अगला क्वेश्चन ये है पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप तरंगियों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो भूकंप मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप मूल। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूकंप को मापने के लिए प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या होती है, तो ये होती है 1 से 12। कितनी होती है? 1 से 12। अगला क्वेश्चन दिया फनी एक प्रकार का है, तो फनी एक प्रकार के क्या है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं, तो ये किस में पाए जाते? चूना क्षेत्र में। अगला दिया क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे, सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा, हाँ सबसे भूकंपीय तरंगे तो प्राथमिक तरंगे, कौन सी है? प्राथमिक तरंगे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं उत्केंद्र। क्या कहते हैं? उत्केंद्र। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूकंपों के प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से ये केवल ठोस में गमन करती हैं, ये जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनुषाकार या चापाकार डेल्टा बनाती है, तो वो नील नदी है। कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, याद रखिएगा। ठीक दोस्त। अगला है भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है, ये होती है 3। अगला क्वेश्चन दिया है भूकंप को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? कंपन। अगला क्वेश्चन दिया, देखिए ये तो टीचर टेम्पर ये तो सब नौटंकी ये हैं, ये सब नहीं होंगे, ये हो जाएंगे। अगला दिया भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है, तो फाल्ट से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया एक ही समय में कंपन करने वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है सह भूकंपीय श्रृंखला, होमोसिस्मायल लाइंस। अगला दिया भूचाल का अपकेंद्र होता है, तो भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों जो है क्वेश्चन 100 के आसपास बचे हुए हैं। अगला दिया, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है हम इतना कर लेंगे इसमें आराम से। दिया है अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण समानता होता है, तो इसका जो है जो समानता इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है पृथ्वी की प्लेटों का संगठन। अगला है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ दिया है, रिएक्टर पैमाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बहुत ऊंचाई पर बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों के नीचे गिरता है, तो वो क्या कहलाएगा? तो भाई हिमस्खलन कहलाता है। और ये जो है पहाड़ी वाले क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला मृदा अपरदन किससे रोका जाता है, तो मृदा अपरदन को जो रोका जाता है वनारोपण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है, तो ये जो झील बनती है ज्वालामुखी से बनती है, ज्वालामुखी से। अगला क्वेश्चन है टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका उदाहरण जिसका मतलब अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? लाल भूभाग क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्रव चालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है, तो यह अपरदन है प्रवाही अपरदन, यह प्रवाही जल। अगला है निलंबी घाटी साधारण रूप से पाई जाती है, तो निलंबी घाटी जो है हिमनद नदी क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए आपको एक अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते एग्जाम में। ठीक, तो ये चीज़ है। और देखिए भाई सारी चीज़ नहीं याद हो सकती कभी भी, आपको बार बार रिवीजन करेंगे तब याद होगा। एक जैसे वीडियो देख लिए, फिर कभी जब पेपर आए तो सारी जाके एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, आपका फिर रिपीट हो जाएगा। 2-3 बार जैसे याद करेंगे सारी चीज़ें आपके माइंड में रिकॉल हो जाएंगी। अगला दिए छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियाँ हैं जो, तो ये क्या चीज़ है? ये है मरुस्थलों में दिखाई दिए जाती है। देखिए ये पढ़ाया तो बुक है 1-2 लोगों ने, लेकिन बस उसमें क्वेश्चन का आंसर बताते चले गए हन 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 हन, और बहुत स्पीड में, बाकी मतलब कुछ समझाना नहीं, कोई मतलब नहीं दूर दूर तक, तो वो चीज़ होती है।
देखिए अगला दिया है भूकंप का कारण है, तो भूकंप का कारण है भूपृष्ठ में विक्षोभ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुनामी क्या है, तो देखिए सुनामी जो है ये क्या है, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो ये संबंधित जापानी से। किससे, जापानी से। अगला दिया सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती हैं, तो ये है सुनामी। क्या है, सुनामी। अगला क्वेश्चन दिया पी और यस तरंगों का से संबंध है, तो किससे से संबंध है, ये भूकंप से है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र के भाग कोर से होकर गुजरती है, तो ये कौन सी हो जाएगी, पी तथा यस। अब देखिए आ गया पर्वत पठार घाटी मैदान। आमतौर पर मीटर की ऊंचाई अधिक ऊंचाई वाली खड़ी या पहाड़ी को पठार में वर्गीकृत किया गया, तो 1000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 600 है। ठीक है, आमतौर पर पहाड़ी की बात कर रहे हैं ना, पहाड़ी, हाँ ठीक। पहाड़ी 1000 हो जाएगा, पठार मतलब पहाड़ी जो है 600, पठार 1000। अगला क्वेश्चन दिया है कि तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत होता है, तो किसमें होता है, मतलब किसके द्वारा किया गया, तो जेफ्रीज द्वारा। अगला दिया निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तिब्बत का पठार। दोस्तों अगर आप लोग कहें तो मैं एक मतलब वीडियो शाम को अपलोड कर दिया करूं, उसमें मैं ट्रिक ही केवल पढ़ाऊँ आपको। जैसे मान लीजिए अधिनियम की ट्रिक है, या मतलब जो है और जो भी मतलब आप मतलब टॉपिक बताइए, हम टॉपिक मतलब उसे लेंगे और उसकी ट्रिक बनाएंगे, उसके बाद अगले दिन समझाएंगे। देखिए ट्रिक नहीं होगा, रिलेट करके बताएंगे, तो एग्जाम में लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप लोग कहें तो शाम को रखते हैं, वहीं पे पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि मतलब कितने लोग चाहते हैं। लगभग 10-12 लोग अगर हो जाएंगे तो आराम से कर देंगे। ठीक, अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है, तो ये नाइजर डेल्टा है। कौन सा है, नाइजर डेल्टा। अगला दिया रिफ्ट घाटी परिणाम है, तो रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है, भ्रंशन का। अगला दिया है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, तो विश्व की सबसे लंबी है जॉर्डन नदी की घाटी। अगला क्वेश्चन दिया दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं भ्रंश घाटी। अगला क्वेश्चन दिया हो कि दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे भाग को क्या कहते हैं, तो देखिए उठे हुए भाग को कहते हैं खंड पर्वत। कौन सा होता है, खंड पर्वत। इस तरह होता है, जैसे ये दो पर्वत हो जाएंगे, ये भ्रंश घाटी है कौन सी, बीच में। जैसे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में ही बहती है। ठीक, मतलब इधर दो पर्वत होंगे, उनके बीच में जो नदी होगी वो भ्रंश घाटी है। क्या कहलाएगी, भ्रंश घाटी में। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन टर्सरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है, तो इनमें से एशिया में अरावली हो जाएगा, ये अब जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण अमेरिका में मोरदार पर्वत का उदाहरण है, तो दक्षिण अमेरिका में मोरदार पर्वत है एंडीज। मोरदार पर्वत मतलब वलित पर्वत, अभी मैंने ट्रिक ही तो बताया है इसकी ना। तो दक्षिण अमेरिका पूछा है तो एंडीज बता देंगे, उत्तरी अमेरिका रॉकी बता देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यूराल पर्वत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो देखिए हम वलित पर्वत बताएं। ठीक, तो नवीन वलित पर्वत आएगा। कैसे, नवीन वलित। ऑप्शन नंबर क्या हो, सॉरी देखिए इसमें क्या होगा कि यूराल पर्वत किस श्रेणी पर्वत के अंतर्गत आएगा। याद रखिए वलित पर्वत तो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें नवीन नहीं आएगा, हिमालय नवीन आएगा, लेकिन ये प्राचीन आएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, तो याद रखिए, ये नोट कर लीजिएगा भाई, मैं खुद ही कह रहा हूँ, स्पेशल में नोट कर लीजिएगा। अगला दिया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, तो ये कौन सा सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमेलित। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है, तो तंजानिया में है। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है। देखते हैं, देखिए ऑप्शन दिया है ना तंजानिया में, हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, माउंट देनाली, ये ओहाओ नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, गलत है। अगला देखिए रेनियर आया ना, रना या रेनार, ये मैंने अभी बताया ना अमेरिका, तो इस तरह याद रखना है। अगला निम्नलिखित स्थलों में से किसमें होगर या टेबेसी टी पर्वत अवस्थित है, तो ये कहाँ है, सहारा। देखिए ये सारा हमेशा कोई नहीं याद कर सकता, मैं खुद ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको आधे पता हैं तो आप आराम से कर ले जाएंगे क्वेश्चन। अगला है संसार की छत, तो भैया पामीर का पठार हो जाएगा। अगला है कि पठारों में व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या है, प्रमुख व्यवसाय, तो पठारों में पशुपालन हो जाएगा, वहाँ और कुछ तो हो नहीं सकता। अगला है यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब से लिख दिए कनेक्टी घाटी बीच में, उसके आगे लिख दीजिए यूएसए, उसके आगे लिख लीजिए क्या लिखना है, तो तंबाकू लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पोल्डर मैदान पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, नीदरलैंड्स में। अगला क्वेश्चन दिया है पंपाजो स्टेपी, तो मैंने कहा था पंप, हम पंप कब करेंगे, अर्जेंट में, अर्जेंट यानी अर्जेंटीना। अगला दिया स्टेपीज, स्टेपीज होगा यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में स्टेपीज। ठीक, स्टेपीज। अब देखिए ये पूछ लिया कि किसके उदाहरण है, अब देखिए यही तो बात है, मध्य अक्षांश घास के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अगला दिया सवाना यानी सब आना, तो हम कह रहे भैया फ्री का है क्या, यानी फ्री यानी अफ्रीका, यानी वो कह रहा मुझसे कि सब लोग आना भैया, सब आना यानी सब लोग आना। तो मैं उससे कह रहा हूँ भैया क्या बात है, फ्री है कहाँ, यानी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो कंपोज कंपास यानी ब्राज़ील हो जाएगा। सेलवास यानी सेल लगा है किसकी, अमेजन की, यानी अमेजन वर्षावन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ अमेजन नहीं दिया, पराग्वे दिया, यही गलत है। सेल किसकी लगी है, सेलवास यानी सेल किसकी लगी है, तो अमेजन की, यानी अमेजन वर्षावन। लानोज, लान में हम क्या खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, यानी वेनेजुएला, तो सही है। अगला क्या दिया है, ग्रान चाओ अर्जेंटीना, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। तो देखिए अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपाज कहते हैं। क्या कहते हैं, पंपाज। अभी मैंने तरीका बताया कि अर्जेंट में क्या करना, पंप करना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को कहते हैं प्रेरी। अब देखिए कैसे याद किए हैं। उत्तर अमेरिका में है यूएसए, यूएसए क्या है, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश क्या है, यूएसए है। तो भाई जो सबसे शक्तिशाली होता है उसकी सब लोग क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो जो छोटे छोटे जो देश होते हैं वो क्या यूएसए की प्रेयर करेंगे, तो प्रेयर से प्रेरी हो जाएगा। ठीक, अगला दिया दक्षिणी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, ये कहते हैं पंपाज। क्या कहते हैं, पंपाज। पंपाज अर्जेंटीना में है। आप देखिए ये हमारा लास्ट मतलब टॉपिक है इसमें से, ये वाला नदी पर्वत है। फिर ये हमारा मतलब एक है और है अक्षय पर्दन है, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसमें। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, नहीं स्थित है पूछा है, कौन सा है, नहीं। देखिए मैंने इसका भी तरीका बताती, इसकी भी ट्रिक याद की। डेन्यूब यानी वो न्यूज में रहता है हमेशा, कौन, बेलग्रेड, यानी बेलग्रेड न्यूज में रहता। बायल यानी जो हमारा बायल है वो किस में रहता है, तो डे न्यूज में रहता है। तो ये तो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 तो होना चाहिए। तो ये कट गया, ये कट गया, कटा ना। अब देखिए बर्लिन, बर्लिन क्या है, लीन है, कौन, स्त्री लीन है किसमें, स्पीरी नदी, स्पीरी नदी। बर्लिन यानी लीन है, बर्लिन में क्या है, लीन, कौन, स्त्री, स्त्री यानी स्पीरी, स्पीरी नदी कहाँ है, तो बर्लिन में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो होना नहीं चाहिए, कट गया। हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए तरीका कैसे हुआ, ये दो हमें पता है, इनसे हमें पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी ऑप्शन तक पहुंच गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, तो मृत सागर जो है निर्मित झील है वो भ्रंश घाटी में है, कौन सी है, भ्रंश घाटी में। अगला दिया मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, कैसी है, लंबी। देखिए विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछे, बड़ी नदी पूछे तो अमेजन लगाएंगे, लेकिन लंबी नदी कौन सी है, लंबी का मतलब है उसकी लंबाई अधिक है, चौड़ी का मतलब है उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक है, समझ आए ना। आगे बढ़ते हैं। अगला डेन्यूब यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है, या निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य बहती है, तो ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया के मध्य बहती है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो ये नदी जो हमारी पार करती है कांगो और जायरी नदी है। उत्तर और भारत में माही नदी मकर कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, समझा ना। आगे बढ़ते। अगला दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर कौन सी नदी बहती है, तो ये रियो ग्रांडे नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला वी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है, तो वी आकृति की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भैया नदियों द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, नदियों द्वारा। जब हिमालय को काटती है तो नदी ऐसे ही निर्माण करती है। अगला दिया है तटीय नगरों और एवं उनकी नदियों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए, तो इसमें से हो जाएगा न्यूयॉर्क, मिसिसिपी नदी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी में है, तो नियाग्रा वाटरफॉल है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर देखिए नियाग्रा वाटरफॉल जो है मैंने बताया था ये किस नदी में है। देखिए ये जो है आप जो है वो सुना सुपर मिशन है ई आंटी करके, जो ओंटेरियो नदी है ना, ओंटेरियो उसी में जो है ओंटेरियो झील, सॉरी कौन सी है, ओंटेरियो झील, तो वहीं पे ही नियाग्रा वाटरफॉल है, समझे नहीं। इसमें से कोई किसी भी देश में नहीं है, ये यूएसए और यूएसए में है, कहाँ है, यूएसए और कनाडा की भी सीमा पर होगा, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है मान लीजिए। अगला दिया हजारों झील, तो फिनलैंड में है, कहाँ है, फिनलैंड। अगला दिया है नदी डेल्टा, नदी डेल्टा मतलब नील नदी डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है, तो देखिए नील नदी डेल्टा जो चापाकार है, अभी क्वेश्चन ऊपर आया भी था ये। अगला दिया निम्नलिखित सागरों को पश्चिम से पूर्व में सही क्रम कौन सा है, तो ये सही क्रम भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। अगला दिया कौन सी नदी 10 देशों से डेन्यूब नदी बहती है, भैया 10 देशों से कौन सी नदी, डेन्यूब नदी। अगला क्वेश्चन दिया है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको कहा जाता है, तो ये क्या कहते हैं, वितरका, क्या कहते हैं, वितरिका, क्या कहते हैं, वितरिका। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अगला दिया करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भैया जो करीबा बांध है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला दिया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, भारत और बांग्लादेश में है। ठीक। अगला है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो निम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा लास्ट है अक्षय पर्दन, इसमें जो है ये फिर हमारा टॉपिक चैप्टर 2 का कंप्लीट हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित नदियों में, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 218 क्वेश्चन के आसपास है। देखिए इसमें दिया निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक अनुक्रम प्रक्रिया है? तो इसमें कौन सी अनुक्रम प्रक्रिया है? ये हमारी जो प्रक्रिया है अपर्दन है। कौन सी है? अपर्दन। देखिए इसके बारे में अभी मैंने ऊपर बता ही दिया है तरीका। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं है? तो विलयन है, ऑक्सीकरण है, ये है, संक्षारण नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया किस सेल का अपदलन अपक्षय विकसित होता है? तो ये किसका होता है? ग्रेनाइट का होता है। अगला क्वेश्चन दिया है अपदलन क्या है? अब देखिए इसकी इंग्लिश जो होती तो एकदम आसान हो जाता, लेकिन ये जो है इंग्लिश दिया नहीं है, तो ऐसे याद कर लीजिए भौतिक अपरदन है। क्या? अब सॉरी, भौतिक अपक्षय। अपक्षय तो बताया ना, किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर, किसी भी चीज़ को अपने स्थान पर किसी भी चीज़ का टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अगला दिया है कि अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए अभी जैसे बताया मैंने सरल भाषा में, अपने ही स्थान पर टूटना फूटना ये सब, तो विघटन अपघटन तो ये अपक्षय ही तो कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया अपक्षय की वो प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि में होती है, तो कौन सी कहलाती है? ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण। अगला दिया कौन सा अंतर्जनित बल नहीं है? तो इनमें से अंतर्जनित बल जो नहीं है वो नहीं है समुद्री लहरें। अगला दिया है कि ढाल पत्तन मॉडल पर, मतलब ढाल पत्तन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो ये प्रतिपादन जो किए थे WM डेविस ने। अगला दिया है डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो ये 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। अगला दिया रन ऑफ द रिवर तकनीक क्या है? तो रन ऑफ द रिवर तकनीक है सुरंग द्वारा जल विद्युत हेतु जल लेकर और फिर नदी को बहने देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। अब देखिए ये दोस्त हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब एक छोटा सा चैप्टर हम देख लेते हैं जिसमें 34 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आर्थिक भूगोल, खनिज संसाधन एवं उनका वर्गीकरण। जिससे क्या होगा, कल हमें थोड़ा कम क्वेश्चन हो, आराम से हम कल कंप्लीट कर लेंगे विश्व का भूगोल। देखिए इसमें है कि पिट्सबर्ग औद्योगिक केंद्र स्थित है। तो पिट्सबर्ग सभी को पता है कि USA में है। कहाँ है? USA में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दिया है विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किससे जाने जाते हैं? तो ये रूस है सबसे अधिक। अगला दिया है कि वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, वो कौन से संसाधन होते हैं? वास्तविक संसाधन होते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कोयला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला है जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो वो रूर प्रदेश है। अगला दिया भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है आइसलैंड में। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो इनमें से अधात्विक खनिज अभ्रक है। अगला है अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है? तो हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन कौन सा है। तो देखते हैं ऑप्शन, इसमें वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन दिया है कि काला सोना क्या है? तो काला सोना भैया क्या है? पेट्रोल है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि निम्न में से किस रेगिस्तान में, सॉरी दोस्तों, सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? अटाकामा में। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये है पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कूलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो ये क्रिया जो संपन्न होती है सोना खनन। अगला दिया है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो ये चिली है। कौन सा है? चिली। अगला दिया मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो किंटा घाटी किसके लिए? टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है? तो भैया कजाकिस्तान हो जाएगा। कौन सा? कजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़े क्वेश्चन बचे हैं। अगला है चिक्किक माता चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए? भैया चिली में सबसे ज़्यादा जानते हैं कि तांबा होता है। क्या होता है? तांबा।
अगला क्वेश्चन ये है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय ताप बढ़ाता है? तो ये भूतापीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के भंडार के लिए। अगला दिया है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। अगला है, म्यांमार का फ्यूगियोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो खनिज तेल। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में माराक्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो ये है लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन दिया, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? तो आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल की शाखा है। अगला है कि संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, तो किसके लिए? उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन दिया है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका? वाह, बहुत बढ़िया कथन है, जिम्मरमैन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एकल संसाधन है? तो इनमें से कौन सा एकल संसाधन? क्रायोलाइट। अब देखिए, अब हमारे पास 7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो निम्न में जो नवीकरणीय संसाधन है वन है। कौन सा है? वन। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाई। अब देखिए, मिला लीजिए भैया, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। ठीक, थोड़ा सा ऊपर देखिए, इसमें दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, तो भैया इसमें जो है मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ऑप्शन नंबर इसका ऑक्सीजन हो जाएगा, सर्वसुलभ, मतलब सर्वसुलभ यानी आसानी से जो मिलता है वो ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद सामान्य सुलभ यानी मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद विरल हो जाएगा सोना, सोना बहुत कम मिलेगा ना। फिर एकल जो है क्रायोलाइट, ऊपर ही देखा मैंने। अगला दिया है, कृषि लायक भूमि निम्नलिखित में से किस संसाधन कोटि का है? तो ये सामान्य सुलभ। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय संसाधन नहीं है? तो देखिए, पेट्रोलियम, गैस, मोनोजरी अभ्रक में थोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो ये रहती है प्राथमिक की प्रधानता। ठीक, देखिए गांव क्या होते हैं, गांव और शहर में अंतर क्या होता है? जो गांव हमारे होते हैं ना, वो प्राथमिक संसाधन से जुड़े होते हैं। गांव हमारे क्या होते हैं? प्राथमिक संसाधन से जुड़े होते हैं, यानी जो प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर है उससे जुड़े होते हैं, जैसे खेती, कृषि, पशुपालन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जो शहर के लोग हैं प्राइमरी सेक्टर से न जुड़ करके 90% जनसंख्या जो है द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर यानी सेकेंडरी और टर्सरी इससे जुड़े होते हैं, तो वो नगर कहलाते हैं। समझे ना? प्राथमिक गांव और दूसरे और तीसरे नगर। समझे? ये डिफिनीशन याद रखिए, कब बहुत काम आ सकती है। जैसे देखो, आप हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। यकीन मानिए, हड़प्पा सभ्यता में नगर जानते कितने मिले हैं? 9-10 नगर मिले हैं केवल, मतलब 9-10 शहर ऐसे हैं जो शहर मिले हैं, बाकी गांव सबसे ज़्यादा मिले हैं। लेकिन आप खुद ही बताइए, जब आपके घर में अगर कोई पीएचडी करेगा और कोई 10वीं पास है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका मतलब, आप देखेंगे आपके घर में जो है बोर्ड लगेगा तो पीएचडी वाले का लगा देंगे कि हमारे घर में ये लोग पीएचडी किए हैं या ये लोग आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं। क्यों? क्योंकि जो मतलब ब्रांड हो गया है तो उसी का नाम लिया जाता है। तो वैसे ही नगर, उसमें जो 8, 9 या 10 मतलब जो शहर मिले वो ब्रांड थे, उन्हीं के नाम पे वो चमका। ठीक, आगे बताएंगे, हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं है? वित्तीय सेवाएं। अगला क्वेश्चन दिया, शिक्षण कार्य है? तो भैया शिक्षण कार्य है तो तृतीयक है। कौन सा है? तृतीयक सेक्टर। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक, 2 नहीं 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। कितने? 3 टॉपिक। आज हम 2 देखें, एक कल देखें, 3 टॉपिक। और 3 टॉपिक के अंतर्गत 7-8 सब टॉपिक यानी उप टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक, तो इतना है। बाकी मतलब आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताया करिए प्लीज़। और 1.5 पे करके देख लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।